हेलो वन, दिस इज सी ज्योति गर्ग। कैसे हैं आप सब? एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। मैं आई थी आपसे कुछ बातें करने के लिए। आज हम थोड़ा सा डिस्कस मैं करूँगी आपके साथ कि भैया एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेपर अटेंड किस तरीके से अटेंड करना है एंड मतलब एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारा क्या एक्शन होना चाहिए, क्या स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देख बेटा, एक बात बोलूँ, मुझे जो पर्सनली लगता है कि अगर तुम अपनी पूरी सीए जर्नी को डिवाइड करना चाहो ना, तो बेसिकली देश ना 4 पार्ट्स में तुम डिवाइड कर सकते हो। मतलब देख, सबसे पहला फेस वो 6 से 7 महीने जब तुमने क्लासेस अटेंड करी, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, है ना। यहाँ पे तुमने नए नए कॉन्सेप्ट समझे, क्या क्या है, सब कुछ देखा। उसके बाद लास्ट के 2 महीने आपके पास होते हैं सर रिवीजन के लिए, जिस हैंड में आपने क्या करना है, जो 6-7 महीनों में आपने नॉलेज गेन करी है, जो नहीं पता था वो पता चला, इसको रिवाइज करना है, इसको ब्रशअप करना है एंड अपना कमांड लेके आना है यहाँ पे इन 2 महीनों में। उसके बाद एक फेस आता है, डेट इज ये आपका 1.5 दिन, मतलब पेपर से पहले वाला इंपॉर्टेंट 1.5 दिन, राइट। एंड लास्ट है वो 3 घंटे, 3 आवर्स, जहाँ पे आप यहाँ तक की सारी मेहनत है ना, जहाँ आप वहाँ पे लिख के आते हो, जो डिफाइन करते हैं कि भैया जो आपके पिछले 9 महीने आपने लगाए हैं, जो मेहनत करी है, उनका क्या रिजल्ट आएगा, वो डिपेंड करता है कि आप इन 3 घंटों को किस तरीके से यूज़ करने वाले हो, राइट। देख, इसके ऊपर आपके पास वीडियो आएगा अभी कि भैया वो 1.5 दिन में आपका प्रिपरेशंस क्या होना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपसे बात करूंगी कि भैया इस 3 घंटे में तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। पहले 6-7 महीने इज अबाउट योर हार्ड वर्क, सेकेंड फेज इज अबाउट द हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, कि किस तरीके से तुम रिवीजन करते हो, कैसे तुम पूरे सिलेबस को समराइज करते हो, किस तरीके से कमांड लेके आते हो। सर ये जो 2 फेज है ना, ये 2.5 दिन और ये 3 घंटे, इज ऑल अबाउट माइंडसेट, ठीक है। इस 3 घंटे में सर आपने यहाँ पे कितनी ही अच्छी मेहनत करी हो, अगर आपने अपने 3 घंटे अच्छे से यूटिलाइज नहीं किए तो आपका सारा बर्बाद है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सर मैं यहाँ पे ना 3 घंटे में ना आपका कोई और रूल हो ही नहीं सकता। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, कि पेपर लिखते हुए तुम्हारा दिमाग कितना एक्टिव था, तुम किस तरीके से उन 3 घंटों को हैंडल करते हो, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, उसी पे डिपेंड होएगा तुम्हारा रिजल्ट। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं भाई सबसे कुछ बातें, कुछ रूल्स हैं जो मैं तुम्हें दूंगी कि भाई इन 3 घंटों में तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए पेपर के टूवर्ड्स, ठीक है। देख, सबसे पहले अगर मैं डिवाइड करूँ, जो तुम्हारी 3 आवर्स है ना, ये 3 आवर्स को हम डिवाइड करें तो सर देखो हमारे पास बेसिकली 3 आवर 15 मिनट्स होते हैं। पहले जो 15 मिनट हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं, दिस आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें 3 घंटे मिलते हैं। ये जो स्टार्टिंग के 15 मिनट होती हैं, ये हमें बेसिकली दिए जाते हैं कि भैया ये लो क्वेश्चन पेपर और इसको रीड कर लो, और आपको करना भी एग्जैक्ट वही है। आपको क्या करना है, इस 15 मिनट में सर 15 के अगर 20 मिनट भी हो जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन 15-20 मिनट लगा के ना आराम से शांति से पूरा पेपर पढ़ोगे, एकदम शांति से, बिना पैनिक हुए। कई बार क्या होता है, पेपर हम पढ़ना शुरू करते हैं, हो सकता है हमें पहला क्वेश्चन ना आता हो, हमें लगता है कि भैया हमें दूसरे में भी नहीं आता, हमने तीसरा पढ़ा, हमें लग रहा है यार तीसरे के 3 तो आते हैं लेकिन चौथा पार्ट नहीं आता, और आप पैनिक करने लग जाते हो। सर जिस मोमेंट पे आप पूरे 3 घंटे में कहीं भी पैनिक करोगे ना, आपका पेपर गया। तो भैया आपको क्या करना है, इन 15-20 मिनट लगा के आप पूरा पेपर बहुत शांति से पढ़ोगे। एंड सर इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता होगा। सर आपने सारे क्वेश्चंस पढ़े, आपको बस ये करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आप वो अंडरलाइन कर लेना कि हम भैया ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। चलो और कुछ नहीं ना, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन देख लेना जो आपको बहुत अच्छे से आता है, आप बोलोगे ये 2 क्वेश्चन के साथ मैं अपना पेपर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही, वैसे तो सिर्फ 15 मिनट के अंदर आपको बेसिकली ये डिसाइड करना होता है कि कौन से क्वेश्चन आप अटेंड करोगे, कौन से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, यही कैटेगरी वाले क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है।
एक क्वेश्चन हमें छोड़ने का चॉइस मिलता है। तो बेसिकली 15 मिनट में हमें ये डिसाइड करना होता है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन हम अटेंड करने वाले हैं और कौन सा क्वेश्चन हम छोड़ने वाले हैं। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अगर वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा कि आपको लग रहा है कि साहब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो सिर्फ आप वो डिसाइड कर लेना कि इन सारे क्वेश्चन में सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा आता है आपको, ठीक है, बिना पैनिक हुए। आप बस ढूंढना कि अच्छा कौन सा पहले 2 क्वेश्चन है जो मैं अटेंड कर सकता हूँ, राइट। सर आपको पता है ये ना कई बार स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आपको नहीं आता, लेकिन जैसे ही अपना आप एक क्वेश्चन लिख लोगे, दूसरा क्वेश्चन लिख लोगे, सडनली आपको रियलाइज होएगा कि आपको बाकी क्वेश्चंस भी अंडरस्टैंड होने लगे हैं। बहुत कई बार क्या होता है, हम पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जाके ना, प्रेशर आ जाता है, सब पढ़ रहे थे देख के भी प्रेशर आ जाता है कि ओ शिट, है ना। तो ये 3 घंटे में ना आपके 15 मिनट होने चाहिए, मतलब स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है ना, इट्स ऑल अबाउट कि भाई क्या करना है और क्या नहीं। यहाँ पे ना आपके दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए कि आपका पेपर आप स्टार्ट कैसे करने वाले हो, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या है, घबरा जाते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं, फिर काट देते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं, फिर काट देते हैं ना। इट्स नॉट लुकिंग गुड, ना तो अच्छा लगता है, एंड दूसरी टाइम भी तो हमारे पास एक लिमिट है ना, 3 ही तो घंटे पेपर अटेंड करने के लिए। लिखते जाओगे काटते जाओगे, लिखते जाओगे काटते जाओगे, तो प्रॉब्लम है ना, राइट। तो भैया आप यहाँ पे आपके 2 काम रहेंगे। इन 15 मिनट में आपका बेसिक काम ये है, ये डिसाइड करना कि कौन से क्वेश्चन से आप पेपर स्टार्ट करोगे, कौन से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं और कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ोगे, ठीक है। आप अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आपका प्राइम काम रहेगा वो ये रहेगा, ये डिसाइड करना कि कौन से क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं। मतलब 6 क्वेश्चंस हैं तो 6 में से बेस्ट क्वेश्चन कौन सा आपको आता है जिससे आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करोगे, ठीक है। जो नहीं आते ना उनके बारे में अभी मत सोचना, बिकॉज जैसे जैसे लिखना शुरू करोगे अपने आप तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि भाई कैसे तुम्हें बाकी क्वेश्चंस के आंसर याद आने लग गए, है ना। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका पेपर में आप क्या क्या किस तरीके से पेपर स्टार्ट करोगे, कौन से क्वेश्चंस आप कवर करोगे, कौन से नहीं करोगे, राइट। सर इसके बाद आपने पढ़ लिया, आपने डिसाइड कर लिया, आपका स्ट्रैटेजी बन गया कि अच्छा मुझे ये क्वेश्चंस करने हैं। अभी क्वेश्चंस को लिखना कैसे है बेटा, देख क्वेश्चन लिखना इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट, मतलब आपका प्रेजेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सर इसमें ना 3 मतलब बहुत गोल्डन रूल्स ये रहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये रहती है, योर आंसर शीट शुड बी ईजी टू रीड। मतलब सामने वाला जो एग्जामिनर है ना उसको ज़्यादा मेहनत ना करे आपका आंसर शीट पढ़ने में, वो बहुत ना बहुत प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में हो, लेकिन ऐसी हो कि सामने वाला बिना ज़्यादा मेहनत करे समझ जाए आप क्या लिखना चाह रहे हो, ठीक है, आपकी क्या नॉलेज है। तो इसका बेस्ट पार्ट क्या होता है, देयर शुड बी क्लैरिटी, मतलब बहुत अच्छे से लिख के आना कि भैया कौन सा क्वेश्चन नंबर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के मान लीजिए 4 पार्ट है, ABCD। तो एक काम करना, आंसर 1 बीच में लिखना। अब पार्ट A के साथ शुरू किया, ये लिखा और उसका आंसर लिख दो, ठीक है सर। जैसे ही आंसर खत्म होता है ये पेज यहीं पे छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से नया पार्ट शुरू करना, ठीक है। फिर बीच में लिखना आंसर 1 पार्ट B एंड लिखना शुरू कर दो। क्लियर, एकदम नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की नहीं होती, मेरी भी नहीं थी। इस जस्ट बस क्लियर होना चाहिए आपका पेपर, के सामने वाले को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही कि भाई क्या लिखना चाह रहे हो तुम, ठीक है। अंडरलाइन करना चीज़ों को, बहुत सजाने के लिए नहीं कह रही, बस अंडरलाइन करने के लिए कह रही हूँ, सो डैट एग्जामिनर है ना वो वही पढ़े जो आप उसे पढ़ाना चाहते हो, ठीक है। उसको अगर वो सामने अंडरलाइन मिल गया ना कि अच्छा इस आंसर का, ये क्वेश्चन का ये आंसर है और तुमने अंडरलाइन कर दिया टक 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 टक, एग्जामिनर वही पढ़ेगा एंड आई वाज लाइक अरे वाह बच्चे को तो आता है, पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। सर आपके ना पहले 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे होने चाहिए, बिकॉज यहाँ से ना एग्जामिनर आपके बारे में अपना माइंडसेट सेट कर लेता है कि भाई इस बच्चे के अंदर नॉलेज है या नहीं है। अब कई बार होता है ना अंधविश्वास, क्या मतलब 2 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से लिखे ना, एग्जामिनर करता है अरे बच्चे में बहुत नॉलेज है, तो वो आगे ना नेक्स्ट क्वेश्चंस को पेपर को चेक करते ना बड़ा लिबरल हो जाएगा, मतलब उसको लगेगा हाँ बच्चे को आता है, तो वो बस क्या करेगा, आपने जो हाईलाइट किया हुआ है ना फटाफट उसको पढ़ेगा और टिक कर देगा, समझ रहे हो। तो आपके पहले 2 क्वेश्चन जितने अच्छे होंगे, आपका चेकिंग बाकी पेपर्स का कैसा रहेगा, टाइट रहेगा, लिबरल रहेगा, वो डिपेंड करेगा आपके स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो पहले क्या रखना है, पेपर शुड बी नीट एंड क्लियर, एकदम अपना प्यार से लिखोगे, बहुत स्लो मत लिखना, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे बहुत ही स्लो मतलब सारा नॉलेज अपने पहले क्वेश्चन में ही डाल देते हैं। पहला क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए, लेकिन यही याद रखना बाकी क्वेश्चन भी अटेंड करने हैं,
ठीक है, उसमें पूरे के पूरे 15 नंबर ले भी आओगे तो, लेकिन पास होने के लिए तो ज़्यादा नंबर चाहिए ना, ठीक है। तो पेपर का क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन शुड बी वेरी नीट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान में रखना एग्जामिनेशन हॉल में, फैल मत जाना। अगर कोई क्वेश्चन आता तो भाई मैं सब लिख के आऊँगा, कितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लिख के आना। पेपर में अंडरलाइन पक्का करके आना, ठीक है सर। एक आंसर खत्म होता है उसके बाद नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना दूसरा आंसर, राइट। एग्जामिनर के सामने पेपर के 2 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लिखोगे ताकि वो बाकी के क्वेश्चंस उसी के अकॉर्डिंग चेक करे, राइट सर। उसके अलावा सर अभी कहाँ तक मैंने आपको बोला, मैंने बोला पहले के 15 मिनट में दे शुड बी स्ट्रैटेजी, आपको क्या करना है और क्या नहीं। उसके बाद आ जाओगे आप राइटिंग के ऊपर। आपने अपने 2-3 क्वेश्चंस अटेंड कर लिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं सर। अब आपको जो MCQ वाला मिलेगा ना वो आपको मिलता है 2 बजे, ठीक है। उससे पहले आपके पास पेपर आ जाता है MCQ का। तो सर जैसे ही आपने अपना सब्जेक्टिव टाइप में ना बेस्ट पार्ट कवर कर लिया, 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए, उसके बाद आई थिंक आपको MCQ पे जाकर रीड कर लेने चाहिए, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग ले लो, उसमें से जो बहुत अच्छे से आते हैं पहले उसके आंसर लिख देना। एंड अब आपके पास वो पेपर बचा होगा जिसमें आपको डाउट है, अब उसको धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। तो सबसे पहला रूल, गोल्डन रूल, इन 15-20 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, पूरी स्ट्रैटेजी बना के रख लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल, पेपर शुड बी इजी, मतलब एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई केस का आंसर है, क्या आंसर है, अंडरलाइन करके आओ, राइट। दूसरी चीज़, थर्ड चीज़, सबसे पहले वो पार्ट पे ध्यान देना जो तुम्हें आता है। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, जो नहीं आता ना उसको लेके परेशान हो जाते हैं। भाई जो पहले आता है ना उसको लिख ले, उसके बाद जो नहीं आता उसके बाद में लिखना शांति से, और पैनिक मत करना। एंड सर सबसे लास्ट में एक चीज़ बोलूँगी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ स्टे काम। जितना ज़्यादा पैनिक करोगे, उतना ज़्यादा परेशान होगे, उतना ज़्यादा तुम अपने 3 घंटे खराब कर दोगे। अगर तुमने शांति के साथ, भैया अगर तुम्हें ना आराम से 60 नंबर का पेपर भी आता है ना, बस अच्छा मतलब 100 नंबर का मतलब 116 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, 100 नंबर का अटेंड करना होता है, उसमें से अगर तुम्हें 60 मार्क्स का बहुत अच्छे से आता है और 40 में थोड़ी प्रॉब्लम भी है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको होगी, ठीक है। बस जो तुम्हें आता है ना पहले तो उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना, वहाँ जाके बस ये पैनिक मत करना कि भाई मुझे 40 का नहीं आता, हो शिट मैं क्या करूँ, है ना। तो ये 3 घंटे इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। पैनिक मत करना प्लीज़। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आसपास से बच्चे उठ के जा रहे हैं और तुम्हें लगे कि वो शिट पेपर तो बहुत टफ है, मैं भी उठ के चला जाता हूँ, नहीं। मे भी आपको सेल्फिश साउंड करेगा, लेकिन एक बात बोलूँ, क्लास में बैठे थे 25 बच्चे थे, तुमने देखा ऑलरेडी 15 बच्चे उठ के चले गए क्योंकि पेपर टफ था, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा कंपटीशन वहीं ख़त्म हो गया। ये 15 बच्चों ने तो लिखा ही नहीं, राइट। तुमने अगर उस टफ पेपर के अंदर, अगर पेपर बहुत टफ आया ना और 15 बच्चे उठ के चले गए, तुम उठ के मत जाना, बस अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ना पेपर सॉल्व करके आ जाना, तुम्हें गारंटेड बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन तो ख़त्म है, उन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं, तो एग्जामिनर नंबर क्या देगा, है ना। तो पेपर अगर बहुत टफ भी आए ना, बैठे रहना, पेपर अटेंड करके आना, ऑलरेडी जो बच्चे जा चुके तुम्हारा कंपटीशन तो वहीं खत्म हो चुका। मतलब मे बी आपको सेल्फिश साउंड करे बट दिस इज ट्रू ना, राइट। तो पेपर टफ आए घबराना मत, बहुत इजी आए खुश मत होना, क्योंकि सबके लिए इजी है, तो एग्जामिनर का चेकिंग थोड़ा टाइट रहेगा। अगर बहुत इजी पेपर आते हैं ना तो भाई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आना, तब प्रोविज़न भी लिख के आओ, हर चीज़ बहुत अच्छे से कनेक्ट भी करके आओ, राइट। तो तुम्हारा मेहनत बढ़ जाता है जब पेपर बहुत ईजी आता है, क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि सिंपल लिख के आ जाओगे, अगर पेपर बहुत इजी रहेगा तो भैया तुम्हारा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हारा आंसर सिर्फ नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए, राइट। और एक चीज़ ध्यान रखना, ऑडिट का पेपर है भाई, देख ऐसे कंपनीज एक्ट के सेक्शन और कारो, किसी भी क्वेश्चन में करते हुए ये देख लेना कि इन सब में कोई कनेक्शन है क्या, मतलब इन सब का रेफरेंस देने की नीड है कि नहीं है, राइट। जैसे इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हारा ऐसे 200 भी इंडिपेंडेंस के बारे में बात करता है, राइट। तुम्हारे कंपनीज एक्ट भी इंडिपेंडेंस के बारे में बात करता है। तो भाई क्वेश्चन अटेंड करते हुए देख लेना कि यहाँ पे इन तीनों से कोई कनेक्शन है कि नहीं है, अगर है तो उनका रेफरेंस देख के आओ, ठीक है। इस एस्से में ये लिखा गया है, इस
सेक्शन में ये लिखा गया है, कारो का क्लोज नंबर 1 इसके क्लोज इसके बारे में बात करता है, राइट। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कभी भी ऐसे नंबर, मतलब कभी भी तुम सेक्शन, ऐसे नंबर, कारो का क्लोज गलत मत लिख के आना। आता है तो ही लिख के आना, डाउट है और लगता है कि गलत हो सकता है तो लिख के ही नहीं आना। तब क्या लिख के आओगे? एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्रोवाइडेड बाय द ICAI, राइट। सो नहीं नंबर याद मत लिख के आओ। सेक्शन एज पर द सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, एज पर द प्रोवाइडेड सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, एज पर द प्रोविजन ऑफ, या फिर सेक्शन का रेफरेंस ही मत दो, बस लिखो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है सर। ऐसे ही कारो के बारे में लिख के आना, राइट, एज पर द प्रोविजन ऑफ कारो 2020। गलत कहीं मत लिख के आना, लेकिन हाँ ट्राई करना जितना ज़्यादा रेफरेंस दे सको, जितना ज़्यादा कनेक्ट कर सको एक दूसरे से, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। एंड हाँ, गोल्डन रूल तो ऑलरेडी बोल ही चुकी हूँ कि भैया इन 3 घंटे के अंदर और कुछ भी काम नहीं करता, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अगर यू आर काम, आप बहुत कंपोज होकर अपना पेपर सॉल्व करोगे ना, आप पास हो जाओगे, क्योंकि आपने मेहनत कर ली है। और आपको अगर ये लग रहा है ना कि मुझे नहीं आता, तो इट्स वेरी नॉर्मल, हर किसी को पेपर से पहले यही लगता है। अगर किसी को नहीं लग रहा तो प्रॉब्लम है, सच्ची बताऊं तो, ठीक है। अभी और कुछ नया मत उठाना। एक और चीज़, पेपर सॉल्व करते ही, मतलब जैसे तुम्हारे 3 घंटे खत्म, तुमने पेपर दे दिया, तुम बाहर आ गए, अब बस उस पेपर के बारे में कोई डिस्कस मत करना, क्योंकि अभी और भी पेपर देने हैं। जो कर चुके हो वो कर चुके हो, ठीक है। सोचोगे कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट पेपर भी खराब होगा, है ना। तो बस पेपर आओ, अपना खाना पीना खाओ, डंप कर दो। बीच बीच आप बोलोगे मैम डर लगता है, हाँ बेटा मुझे पता है डर लगता है, बीच बीच में कई बार थॉट्स आएंगे करते करते, मतलब घर पहुंचे रास्ते में या किसी फ्रेंड के साथ डिस्कशन हो गया। फ्रेंड के साथ तो डिस्कस करना ही नहीं है पेपर कैसा गया, ठीक है, किसी के साथ डिस्कस नहीं करना। घर वाले पूछे कैसा गया, अच्छा गया, ठीक गया, ना बोलो बहुत अच्छा गया, ना गया बोलो बहुत बुरा गया, जैसा भी गया जैसे ठीक गया, ठीक है। तो पेपर खत्म हुई, घर जाओ आराम से, शांति से, पेपर के बारे में मत सोचना। मुझे पता है बार बार थॉट्स आएंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, थॉट्स को कट करना पड़ेगा। एज एन थॉट आया एंड देन खुद को फिर बोलो अरे छोड़, अब जो हो गया कुछ कर सकते हैं नहीं, अब इस पेपर पे फोकस करना है, राइट। तो पेपर आओ, नो डिस्कशन, पेपर को डंप करो, अपना नेक्स्ट पेपर का तैयारी करो, क्लियर। एंड बस स्टे ब्लेस, स्टे हैप्पी, एंड प्लीज़ पॉल्यूशन बहुत है बाहर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। पेपर का एग्जैक्ट टाइम आ गया, अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है बीमार होने का भी, एंड स्टे कंपोज, राइट। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।